हम लोग का जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब टाइप्स जो थे हम लोग एक बार डिस्कशन कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, बट फिर भी उसका डिटेल डिस्कशन कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है, किस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है, इन सब चीजों का एक डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कैरी आउट करेंगे। और डिस्कशन के बाद कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो अपने को ध्यान रखने होंगे। उन पॉइंट्स को हम लोग डायरेक्टली इनफैक्ट यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पार्ट में, और उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में आराम से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग वाले पार्ट में सबसे पहले तो यही मेंशन कर लो, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ये ऑल्दो हम लोग पहले से भी डिस्कशन कर चुके हैं, बट फिर भी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं आराम से, दूसरा पार्ट पाई बॉन्ड, और तीसरा पार्ट को हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। ये डेल्टा बॉन्ड अपने सिलेबस का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना है, एक रफ आइडिया जानना है अपने को कि डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, उस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, और डेल्टा बॉन्ड वाला पार्ट क्या होता है। चलो ध्यान दो, सबसे पहला पार्ट इसमें सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट का डिस्कशन होगा, नोट कर लो। और बहुत ही बेसिक और कुछ कुछ एलिमेंट्री पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग जब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, जो लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ऑर्बिटल्स का डिस्कशन कर रहे थे, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में जैसे एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल का शेप हमेशा स्फेरिकल हुआ करता था। उसके अलावा जो पी ऑर्बिटल होता है, इसका शेप हम लोग के पास डम्बल निकल के आता था, डम्बल शेप। और डम्बल में तीन ऑप्शन था, एक को हम लोग पी एक्स बोल सकते थे, दूसरे को पी वाई, तीसरे को पी जेड। मतलब अगर मान लो ये एक्स डायरेक्शन है तो हम लोग पी एक्स ऑर्बिटल बोल सकते थे, अगर ये वाई डायरेक्शन है वर्टिकल वाला पार्ट, तो इस चीज को हम लोग वही डम्बल इस बार वाई डायरेक्शन में होगा, पी वाई शेप बोल सकते हैं इसको, या फिर पी वाई ऑर्बिटल बोल सकते हैं। और अगर ये जेड डायरेक्शन है तो इस केस में हम लोग आराम से इस डायरेक्शन में जो पी ऑर्बिटल ओरिएंटेड होगा इसको पी जेड ऑर्बिटल आराम से बोल सकते हैं। सिमिलर टाइप से जब डी ऑर्बिटल की बात करते थे तो उस केस में नॉर्मली डबल डम्बल शेप आता था, जिसमें डी एक्स वाई होता था, डी वाई जेड होता था, डी एक्स जेड होता था, उसके अलावा डी जेड स्क्वायर होता था, और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर मेंशन करते थे। और एक्स वाई वाला जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में होता था, इसको हम लोग एक्स वाई ऑर्बिटल बोलते थे। दूसरा, अगर हम लोग वाई जेड की बात करें तो वाई जेड वाला पार्ट भी वाई और जेड एक्सिस के बिल्कुल बीच में होता था। अगर हम लोग एक्स जेड की बात करें, मतलब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं केवल, जैसे यहाँ एक्स वाई था अभी एक्स जेड कर दिया, ऑल्दो एक्स जेड ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन हम जेड एक्सिस को वर्टिकल में डाल रहे हैं, वो अपने मन पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स इधर मानो, वाई एक्स इधर मानो, एक्स ऐसा वर्टिकल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में एक्स जेड एक्सिस में जो ऑर्बिटल है वो बिल्कुल एक्सिस के बीच में होगा, ऐसा बोल सकते हैं। बट हम लोगों को दो ऑर्बिटल्स का पार्टिकुलरली ध्यान रखना है, जिसमें एक तो हम लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेंशन करते हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ऊपर वाई है नीचे एक्स है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डबल डम्बल शेप का होता है, लेकिन उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डबल डम्बल मतलब एक डम्बल ऐसा हो गया और एक डम्बल ऐसा हो गया, तो एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस वाले पार्ट के लॉन्ग होगा डबल डम्बल वाला पार्ट। और जो डी जेड स्क्वायर है, अगर ये जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर वाले पार्ट को हम लोग इस टाइप के शेप में रखते हैं, मतलब एक डंबल और एक रिंग वाला पार्ट होगा। इस चीज को हम लोग क्लोव शेप भी बोलते हैं, क्लोव शेप, या फिर एक खाने का सामान होता है डोनट, इसको डोनट शेप भी हम लोग आराम से बोलते हैं। ये दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है, डोनट शेप और क्लोव शेप, ये दोनों वर्ड हम लोग डी जेड स्क्वायर के लिए आराम से मेंशन करते हुए चलते हैं। तो जैसे इन ऑर्बिटल्स का थोड़ा बहुत अपने को यूज पड़ेगा जब हम लोग ओवरलैपिंग वाले पार्ट की बात करेंगे, तब थोड़ा बहुत डिस्कशन करते जाएंगे हम लोग। जैसे सिग्मा सर बॉन्ड की, हाँ बोलो। सर एटम में कुछ एक्स वाई जेड नाम का तो होता नहीं है, मतलब लाइन, हम तो लोग रेफरेंस कैसे पता चलता है? हम लोग रेफरेंस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एटम स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल एटम में हम लोग मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन है, हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको एक्स मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मान लो इसको जेड तो मान सर लिया, इसको जिसमें वाई मान एक्स लिया। वाई मान है वो वाई जेड भी हो जाएगा किसी और केस में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तुम्हारे देखने की मर्जी पे। मान लो तुम ऐसे सामने खड़ा होकर देख रहा है, तुमको उल्टा कर दिया ऐसा, तो उल्टा कर दिया तुमको सब चीज उल्टा दिखने लगेगा, तो जो तुम मेरे लिए एक्स हो तुम्हारे लिए माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए वो अपने मर्जी पे है, तो इसीलिए कुछ कन्वेंशंस माने गए हैं कि चलो ठीक है, हम लोग इसी डायरेक्शन को एक्स मानेंगे, इस डायरेक्शन वाले पार्ट को वाई मानेंगे, और जो एक्सिस से, मतलब जो प्लेन से बाहर निकल रहा है
उस चीज को हम लोग जेड माना करेंगे। जैसे उसको ऐसा समझ लो, मान लो हम एक रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम में जो मेरा फेस है, सामने दीवार का जो फेस है, उसमें हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल वाला पार्ट वाई डायरेक्शन, और जो उस फेस से एक कॉर्नर अपने तरफ आ रहा, उसको हम लोग जेड डायरेक्शन मान के चल रहे हैं। ऐसा कन्वेंशन मान लिया गया है। लेकिन मैथ्स में तुम लोगों को एक ये टॉपिक पढ़ाने को मिलेगा, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। ये एक टॉपिक जानने को मिलेगा जिसमें हम लोग अपने ऑरिजिन वाले पार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता चलेगा इस चीज को। हम अपने ऑरिजिन को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, और सारा का सारा कन्वेंशन इधर उधर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने मर्जी पे है, ठीक है। बट हाँ ठीक है, कुछ कन्वेंशंस माने गए हैं कि अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो पी एक्स इसको बोलेंगे, तो पी वाई उसके परपेंडिकुलर होगा, जेड उसके परपेंडिकुलर होगा। ये बिल्कुल हम लोग फिक्स मानते हुए चल रहे हैं। लेकिन ये अपनी मर्जी पे, जैसा भी बोले तो कि जैसे जेड डायरेक्शन ऐसा लिया तो पीजेड हो गया, बट अगर हम इसको जेड डायरेक्शन बोल देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल को, ये पीजेड हो जाता है। ये मेरी मर्जी पे है ना कि हम जिसको जेड मानना चाहते हैं उसको जेड मान रहे हैं। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल वाले को जेड डायरेक्शन मान ले, मतलब नॉर्मली इसको एक्स बोला करते थे, बट हम बोलेंगे नहीं, इसको जेड बोल रहे हैं, मेरी मर्जी। तो फिर उस केस में इसको हम लोग अब पीजेड बोलना शुरू कर देंगे। ऑर्बिटल तो सेम है, शेप सेम है, एनर्जी सेम है, तो ऑर्बिटल में कोई दिक्कत नहीं है। पी ऑर्बिटल में हम लोग के पास 3 बॉक्स होता है। अब अगर 3 बॉक्स है तो पहला पी एक्स है कि दूसरा पी एक्स है कि तीसरा पी एक्स है, क्या फर्क पड़ रहा है? 3 बॉक्स है केवल, क्योंकि मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल नेचर में है। अब वो मतलब अगर मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में है तो इसे हॉरिजॉन्टल का तो कोई सेंस नहीं है। तो ये पार्ट में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरा फिर यहाँ भरे, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी भर दिया, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, दूसरा यहाँ भर दिया, तीसरा यहाँ भर दिया, अपने मर्जी पे है। बस रूल्स में ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सेम स्पिन में होना चाहिए। पेयरिंग तब तक नहीं कराना जब तक कि सब में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो, अदरवाइज हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो डायरेक्शन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में पॉइंट नोट डाउन करते जाओ। इट इज फॉर्म्ड बाय it is formed by head on or end to end overlap of pure or hybrid orbitals. It is formed by head on overlap or end to end overlap of pure और हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल का? इस चीज को हम लोग थोड़ा वेट के बाद पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में। अभी के लिए हम लोग केवल प्योर ऑर्बिटल वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करेंगे। सेकंड पॉइंट नोट करो, only one sigma bond can be formed between टू एटम्स। ये ऑल्दो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 एटम के बीच में हमेशा केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स एंड इसी में कंटिन्यू कर लो। एंड द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड is always a sigma bond। जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और हमेशा 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट हम मेंशन करेंगे। उस थ्योरेटिकल पॉइंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, खैर कि मतलब डायग्राम भी आगे मेंशन करेंगे, बट पहले थ्योरेटिकल पॉइंट मेंशन करेंगे। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, उस हेड ऑन ओवरलैप का मतलब क्या है। बट फिर जब डायग्राम मेंशन करेंगे तो चीज ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। पॉइंट मेंशन कर लो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड on the internuclear axis।
इसका मतलब बताए थे तुम लोगों को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब, दो एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला करते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमेशा उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनेगा, इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो ओवरलैपिंग वाले पार्ट में अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर पहले ऐसे ही ले लेते हैं, एक s ऑर्बिटल और दूसरा s ऑर्बिटल मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई एक एटम का s ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। s ऑर्बिटल का शेप वाला पार्ट स्फेरिकल नेचर का है, तो चलो ऐसा स्फेरिकल नेचर वाला पार्ट कंसिडर कर लिए। और इस स्फेरिकल नेचर वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इस केस में इस स्फेरिकल ऑर्बिटल के साथ एक और ऑर्बिटल वाला पार्ट ओवरलैप करेगा। और हेड ऑन ओवरलैप करने का ज्यादा सेंसिबल चीज हम लोगों के सिग्मा बॉन्ड में, मतलब एस ऑर्बिटल में निकल के नहीं आता, क्योंकि जब भी कोई दो सर्कल आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमेशा इसी टाइप से ओवरलैप करेंगे। इस सर्कल को ऊपर उठा के ले जाएं तो भी ऐसा ही ओवरलैप होगा, लेफ्ट साइड में ले जाए तो भी ऐसा ही ओवरलैप होगा। तो एक सर्कल के केस में जो ओवरलैप है ये चीज चेंज नहीं होता, ये हमेशा हेड ऑन ही होता है। बट आगे के ऑर्बिटल्स में चीजें चेंज हो सकती है। इसमें पहले एटम का न्यूक्लियस इसके सेंटर में है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस इसके सेंटर में है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रखा। तो इसका मतलब हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग का जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसमें ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा समझ लेना, जब भी कभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग होगा तो उस चीज को हम लोग हेड ऑन ओवरलैप भी आराम से बोल सकते हैं। हेड ऑन ओवरलैप मतलब दोनों के न्यूक्लियस मतलब सर से सर टकरा रहा है बेसिकली, ऐसा बोल रहा है। तो दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग अगर ओवरलैप हो रहा है, पूरा ओवरलैप कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा ओवरलैप कर जाए। हाँ, दूसरा लेक्चर एक बार पलट के देखो कॉपी में, तब समझ में आएगा इस सवाल का जवाब तुम्हारा, ठीक है। दूसरे लेक्चर में एक डायग्राम बताए थे, ऐसा टाइप का कोई डायग्राम बताए थे, उसको पलट करके देखो। तो इस चीज को हम लोग आराम से एस एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बेसिस पे सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। मान लो sp ओवरलैप हुआ और सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो s ऑर्बिटल वाले पार्ट का शेप तो हमको मालूम है कि स्फेरिकल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो p ऑर्बिटल वाला पार्ट होता है उसका शेप होता है डम्बल टाइप का। वैसे डम्बल यहाँ दे नहीं रखा, बस चलो ठीक है। अगर डम्बल टाइप का शेप है तो s ऑर्बिटल इतना बड़ा होगा नहीं, s ऑर्बिटल वाला पार्ट थोड़ा छोटा ही रहेगा। एक मिनट, हाँ। तो जब हम लोग इसका ओवरलैप किसी p ऑर्बिटल के साथ कराएंगे तो उस केस में p ऑर्बिटल वाला पार्ट डम्बल शेप का होगा, और ओवरलैपिंग हम लोग हेड ऑन करा रहे हैं। हेड ऑन ओवरलैप कराने का मतलब हम लोग का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसी एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है। मतलब शेप थोड़ा सिमेट्रिकल बना लेना अपने कॉपी में, थोड़ा गड़बड़ शेप बना रखे हैं। इस केस में हम लोग का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसके अलोंग ही ओवरलैपिंग हो रहा है। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। इस चीज को हम लोग sp ऑर्बिटल के हिसाब से सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो ss ऑर्बिटल, दो s ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हेड ऑन ओवरलैप किया, sp में भी हेड ऑन ओवरलैप होगा। और अगर इसी तरीके से pp ओवरलैप कराते हैं तो वहां पे भी हेड ऑन ओवरलैप हो सकता है। नोट करो पहले ये दो डायग्राम, फिर अगले डायग्राम की बात करेंगे। नहीं, केमिस्ट्री में नहीं था, नीट में था। नीट में एनसीईआरटी के ऊपर के हिसाब से स्कूल वाले टीचर हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। एक डाउट आया है चैट में कि सर मेंस में और नीट में जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमम एनसीईआरटी से था क्या? नीट में हमेशा एनसीईआरटी से होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा एनसीईआरटी से होता है। लेकिन एक मिनट में एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना भी मुश्किल काम होता है। और मेंस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं था। जो तुम्हारे स्कूल के टीचर बोले होंगे उनको मेंस का पेपर जा करके देना केमिस्ट्री का कि सर इसको सॉल्व करके दिखाइए।
1 घंटे के अंदर। केमिस्ट्री में 3 तारीख का पेपर सेकेंड शिफ्ट का, उसका पेपर हम देखे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। 3 तारीख का पेपर सेकेंड शिफ्ट का, बोलना कि सर ये पेपर सॉल्व करके थोड़ा दिखाइए 1 घंटे में, अगर एनसीईआरटी से है तो। उसका पेपर काफी लेंथी था, एडवांस के लायक क्वेश्चन है उसमें। एक दिन पेपर काफी आसान था। 4 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर बहुत इजी था, मेंस में बहुत ही एकदम इजी था केमिस्ट्री का पेपर, लेकिन मैथ्स बहुत लेंथी था। तो ऐसा होता है कि एक पेपर बहुत आसान है तो एक पेपर भारी कर देगा, बट प्योरली एनसीईआरटी से नहीं था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन भी नहीं कर रखा है एक्चुअल में। चलो ध्यान दो, जैसे एक बार हम लोग एसपी मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आराम से पीपी मिक्सिंग की बात कर सकते हैं, फिर पीपी सिग्मा बॉन्ड की बात कर सकते हैं। मिक्सिंग नहीं, पीपी ओवरलैप की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग का एक पी ऑर्बिटल वाला पार्ट आराम से दूसरे पी ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करके, और वो भी ओवरलैपिंग वाला पार्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा है। इस वजह से इस चीज को हम लोग हेड ऑन ओवरलैप आराम से बोल सकते हैं। जैसे अभी जस्ट आगे पता चलेगा कि पी ऑर्बिटल्स वाले पार्ट एक और तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट हो रहा है वो हेड ऑन हो रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स का जो सर वाला पार्ट है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। इस चीज को हम लोग सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। नोट कर लो ये पॉइंट। और इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग छोटा सा हेडिंग डालेंगे अभी पाई बॉन्ड वाले पार्ट का, और उसके बाद हम लोग कुछ कुछ और पॉइंट्स मेंशन करेंगे जो दोनों से कॉमन पॉइंटेड, मतलब कॉमन पॉइंट रहेगा, उस चीज की बात करेंगे हम लोग आराम से। तो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग मेंशन कर देना, पाई बॉन्ड, और पॉइंट नोट डाउन करते जाना इसमें। इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज और lateral overlap of pure orbitals only। तो only मत लिखो, आगे एक एक्सेप्शन इसका एग्जिस्ट करता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज और lateral overlap of pure orbital second point, the overlapping takes place on the axis perpendicular to the internuclear axis। ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता तो है, लेकिन हमेशा ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग होता है। साइडवेज ओवरलैप का मतलब क्या है, इस चीज की बात करते हैं। चलो ध्यान दो, जैसे सबसे पहला चीज तो ये है कि प्योर ऑर्बिटल वाला पार्ट तो रहेगा, साइडवेज ओवरलैप कराना है। तो अगर मान लो एक सर्कल को दूसरे सर्कल से ओवरलैप करना है, तो प्रॉब्लम यह है कि जब भी ओवरलैप होगा, जिस भी डायरेक्शन में ओवरलैप होगा, हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले लाइन के अलॉन्ग ही ओवरलैप होगा। तो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, आगे मेंशन भी कराएंगे। बट पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। अब उसमें भी इस तरह का ओवरलैप नहीं चलेगा साइडवेज। इस ओवरलैप को भी हम लोग सही नहीं मानते, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसको भी हम लोग आगे मेंशन करेंगे, इस पॉइंट को अलग से देखेंगे हम लोग। पी ऑर्बिटल के ओवरलैप को हम लोग साइडवेज अगर रखना चाहते हैं तो ऐसा ओवरलैप हो सकता है, जैसे एक मान लो पी ऑर्बिटल वाला पार्ट है और दूसरा एक और पी ऑर्बिटल है,
तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऊपर और नीचे, इस पार्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो हम लोग का ओवरलैपिंग आराम से हो जा रहा है, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रहा है, इस चीज को हम लोग लैटरल या साइडवेज ओवरलैप बोल सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप कर सकता है या फिर दोनों सामने सामने ओवरलैप कर सकता है। तो ऑलमोस्ट जैसे इस टाइप का है कि दोनों सामने सामने ओवरलैप किया, थोड़ा ऑर्बिटल बेंड होगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह सकता ऑर्बिटल, थोड़ा बेंड होगा और ओवरलैप करेगा। इस चीज को हम लोग साइडवेज ओवरलैप आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग पीपी पाई बॉन्ड बोला जा सकता है। मतलब पी पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना तो पीपी पाई बॉन्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ कि हम लोगों को पी और डी ऑर्बिटल का ओवरलैप कराना है, तो पी ऑर्बिटल तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जब डी ऑर्बिटल लेंगे, तो डी ऑर्बिटल का अगर साइडवेज ओवरलैप कराना है तो डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप में, ये एक डंबल हो गया और दूसरा ये डंबल हो गया, ये डबल डंबल ओवरलैप के बेसिस से हम लोग पी और डी ऑर्बिटल के बीच में आराम से ओवरलैप करा सकते हैं। इस चीज को हम लोग पी डी पाई बॉन्ड आराम से बोल सकते हैं। एक पी ऑर्बिटल हो गया और एक डी ऑर्बिटल हो गया। कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसके लिए डायरेक्शंस के बारे में आइडिया होना मस्ट कंडीशन होता है। उस चीज का डिस्कशन हम लोग आराम से धीरे धीरे करेंगे। और इसके बाद जैसे मान लो अगर हम लोग डी और डी ओवरलैप की बात करते हैं, डी डी पाई बॉन्ड, तो उस केस में एक डी ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग का डबल डंबल शेप के हिसाब से ऐसा कहीं कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ये डबल डंबल हो गया। दूसरा डी ऑर्बिटल वाला पार्ट भी डबल डंबल शेप में है, तो ये दूसरा डी ऑर्बिटल वाला पार्ट हो गया। जब दोनों डी ऑर्बिटल इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो भी हम लोग का ये रेड एक्सिस मान लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर ओवरलैप है और नीचे ओवरलैप है। यहाँ पे भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप है, तो इस चीज को हम लोग आराम से पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले वाले केस में पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप, दूसरे वाले केस में पीडी ऑर्बिटल ओवरलैप और तीसरे वाले केस में डीडी ऑर्बिटल ओवरलैप के बेसिस पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लिया। नोट कर लो इस चीज को। सिग्मा बॉन्ड वाले बोलो। हम लोग डी और बाइटल वाला केस क्यों नहीं लिए थे? किसमें? सिग्मा बॉन्ड के लिए। सिग्मा बॉन्ड में डी ऑर्बिटल वाला केस क्यों नहीं लिए थे? हाँ, आएगा उसका पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक्स्ट्रा पॉइंट में। तो उसमें एक छोटा सा केस है, मतलब कुछ डी ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी डी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, वो अलग से हम लोग पॉइंट में नोट डाउन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और अगर ये सब डायग्राम नोट डाउन कर लिया होगा तो इसके बाद फिर हम लोग आराम से कुछ पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। नोट लिख करके पॉइंट मेंशन करते जाना, और सारे ही पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए थोड़ा इसको अलग से ही नोट करना ज्यादा बेटर होगा। पहला पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि s ऑर्बिटल is non-directional in nature and cannot form pi bond। s ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब s ऑर्बिटल वाले पार्ट p में px है, py है, pz है, बट s ऑर्बिटल वाले पार्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन s ऑर्बिटल कभी भी नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, और इस चीज को तो और भी स्टार मार्क करके रखो, ओनली dz स्क्वायर and dx square dash y square can form
सिग्मा बॉन्ड, whereas dxy, dyz, txz can form pi bond. dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड बना सकता है केवल, ये नीचे के तीनों ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, जैसे ऐसा सोच के देखो, हम लोग डिस्कशन भी किया अभी कि हम लोग का हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए। हेड ऑन ओवरलैप का मतलब बोला कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप होना चाहिए। तो जैसे एक छोटा सा जम्पशन मान के चलते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, ऐसा जम्पशन मान करके चल रहा है, और हम लोगों का यहाँ पे कहीं कोई एक्सिस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मान लो कि हम लोग ऑर्बिटल का ओवरलैप कराते हैं, तो ऑर्बिटल का ओवरलैप में जैसे ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स वाला पार्ट दे रखा, तो मान लेते हैं एक एटम ऑरिजिन पे है, एजम्पशन लेके चल लेते हैं कि एक एटम ऑरिजिन पे है। तो अगर इस एटम का एक ऑर्बिटल px है, वो भी एजम्पशन है, उसको दूसरे एग्जांपल में भी लेकर के चलेंगे हम लोग। मान लो एक ऑर्बिटल वाला पार्ट px है और दूसरे एटम का d ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए यूज करना है, तो हम लोग का जो dxy है ये तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में से कहीं पे नहीं है, दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अगर इस एटम का dxy यूज करें तो ये ऑर्बिटल के अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, मतलब इस एक्सिस के अलोंग नहीं रहेगा, इसके ऊपर और नीचे रहेगा। तो ये हेड ऑन ओवरलैप कैसे कर पाएगा? ऑर्बिटल्स के ओवरलैप में कुछ कॉमन एरिया ओवरलैपिंग के बाद आने चाहिए, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। अगर dxy नहीं कर सकता तो dxz भी नहीं कर सकता, क्योंकि dxz में हम लोग z डायरेक्शन तो ऐसा नहीं कंसिडर कर रहा है। तो ये अगर z डायरेक्शन है तो यहाँ कहीं z डायरेक्शन होगा, तो अपना जो ऑर्बिटल है वो इस टाइप का कहीं कुछ एग्जिस्ट करेगा, ये भी इस एक्सिस के लॉन्ग कहीं पे लाई नहीं करेगा। हम लोगों को इस दूसरे एटम में ऐसा ऑर्बिटल चाहिए जो कि इस एक्सिस पे लाई कर रहा हो, जो इसके सामने हेड ऑन ओवरलैप करा पाए। मतलब एक ऑर्बिटल ऐसा चाहिए जिसमें ओवरलैपिंग आराम से हो पाए। इसका मतलब अगर हम लोग इस एक्सिस के अलोंग के ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम लोग का डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पार्ट काम में आराम से आ सकता है, अगर हम लोग को पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग कराना है तो। इनफैक्ट अगर हम लोग को पहले एटम वाले पार्ट का भी डी ऑर्बिटल यूज करना होता, मान लेते कि डी ऑर्बिटल यूज करना होता, तो उस केस में फिर हम लोगों का ये जो ओवरलैपिंग है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का ओवरलैपिंग होता। पॉइंट इसमें कोई ऐसा बोल सकता है कि ठीक है ना सर, एक का हम लोग मान लेते हैं कि डी एक्स वाई लिए, ऐसा हो गया, और दूसरे का भी डी एक्स वाई लिए और उसको यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दिया, इस टाइप से प्लेस कर दिया, तब तो हो गया पॉसिबिलिटी। बट ये कन्वेंशन थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। जैसे ही हम लोग दो न्यूक्लियस को ज्वाइन किए तो इसका डायरेक्शन आइदर एक्स या वाई या जेड होगा। मतलब दो एटम्स के न्यूक्लियस को जब ज्वाइन करेंगे तो उसको आइदर एक्स मानेंगे या उसको वाई मानेंगे या उसको जेड मानेंगे। तो जैसे ही दो एटम्स के न्यूक्लियस के लाइन को ज्वाइन किए तो इस केस में जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आया, आइदर इसको एक्स डायरेक्शन मानना पड़ेगा या फिर वाई या फिर जेड। इसका मतलब अगर ये x मान लिए तो ये ऑर्बिटल को dxy ना बोल के हम लोग dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलेंगे, तो अपना ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया। मतलब जो चीज हम लोग पहले dxy बोल के चल रहे थे, वो जब हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन होने के सिचुएशन में आया तो वो dxy वाले पार्ट की जगह पे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के नेम से कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर के इस डायरेक्शन में मूव कर गया। क्योंकि हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को आइदर एक्स या वाई या जेड बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम लोग एक्स वाई नहीं बोल सकते, आइदर वो एक्स डायरेक्शन में है, आइदर वो वाई डायरेक्शन में है, या फिर वो जेड डायरेक्शन में है। तो इसीलिए जैसे ही दो एटम्स आपस में ज्वाइन हुए तो इन दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स डायरेक्शन बना देगा या वाई डायरेक्शन बना देगा या जेड डायरेक्शन बना देगा। तो हम लोग का जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है एक्सिस ही चेंज हो गया। अगर एक्सिस चेंज हो गया तो ऑर्बिटल का नाम भी चेंज हो गया। तो इसीलिए अगर यहाँ डी ऑर्बिटल भी होता तो हेड ऑन ओवरलैप के लिए हम लोग को डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही चाहिए होगा, उसके बिना काम नहीं कर सकते हम लोग। सबसे पहला पॉइंट ये। बट अगर मान लो कि हम लोग ऐसा बोलते कि हम लोग के पास पी एक्स ऑर्बिटल तो है ही नहीं, हम लोग के पास केवल पी वाई ऑर्बिटल है, इसको ओवरलैप करना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो दूसरा एटम हम लोग लेके चल रहे हैं वो ऊपर लेके चल रहे हैं नीचे लेके चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, नीचे ले लेते हैं इस बार।
तो हम लोग का जो दूसरा एटम है जो इस एटम के साथ ओवरलैप करेगा वो इस एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेगा, क्योंकि एक एटम का ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन में है ओवरलैपिंग के लिए दूसरे को भी उसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो दूसरा एटम जब यहाँ से ओवरलैप कर रहा होगा तो उस केस में ये अपना अभी भी एक्स डायरेक्शन है, ये पार्ट वाई डायरेक्शन है, एक्स वाई वाला पार्ट एक्सिस के बीच में रहेगा, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा ऑर्बिटल चाहिए जिसका लोब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो एटलीस्ट एक। तो डी ऑर्बिटल में हम लोग के पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉसिबल है। पहले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले पार्ट का जो एक्स एक्सिस का लोब है वो ओवरलैप कर रहा था, अभी उसी का वाई एक्सिस का लोब ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग हो रहा है बट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पहले एक्स डायरेक्शन वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा था, ये वाई वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, वो अपने मन पे है। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस था, इसको ऐसा घुमा दिया हम कॉपी को, हो गया मेरा वाई एक्सिस। तो ये अपने मर्जी के ऊपर है कि हम लोग कौन सा डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कन्वेंशन के हिसाब से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना मस्ट कंडीशन है। जेड भी हो सकता था, अगर मान लो ऑर्बिटल्स को कंसिडर करते हैं हम लोग और यहाँ बोल के हम चल रहे हैं कि जेड डायरेक्शन होना चाहिए, तो अगर हम ऐसा कन्वेंशन लेके चले कि हम लोग का एक जेड ऑर्बिटल है, या फिर एक काम करते हैं एक मिनट, अगर हम ऐसा कन्वेंशन लेके चले कि ऑरेंज वाला जो पार्ट है ये हम लोग का जेड डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल है, अगर इसके साथ ओवरलैपिंग करना है तो हम लोग के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। कि जैसे ऐसा समझ लो कि एक ऑर्बिटल ऐसा हम लोग का जेड है और दूसरा ऑर्बिटल सामने से आ रहा है, मतलब ऐसा डायग्राम बेसिकली, सॉरी ऐसा डायग्राम है कि ये जेड एक्सिस है और एक ऑर्बिटल सामने से आके ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसा ओवरलैप नहीं हो पाएगा। जेड एक्सिस है तो दूसरा ऑर्बिटल से सामने से ओवरलैप करना चाहिए। बेसिकली ऐसा मान लो दो पेन है, इन दोनों को ओवरलैपिंग होना है, तो आइदर साइड वाइज ओवरलैप होगा या हेड ऑन ओवरलैप होगा। अगर एक पेन ऐसा हम लोग वर्टिकल रख दिए तो दूसरे पेन को उसी डायरेक्शन में वर्टिकल ओवरलैप या फिर पीछे से ओवरलैप, जैसा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर हो गया तो ऐसा ओवरलैप ले सकते हैं, नीचे से ओवरलैप ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल होगा तो राइट साइड से ओवरलैप या लेफ्ट साइड से ओवरलैप ले सकते हैं। लेकिन वो दोनों पेन के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल जो एंड पॉइंट्स है, वही ओवरलैप कर पाएंगे आइदर एक्स में या वाई में या जेड में। तो अगर जेड डायरेक्शन के ओवर अकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये अपना पेन एक ऐसा होता और दूसरा पेन हॉरिजॉन्टल होता, तो ये ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पेन का जो हेड है वो मैच नहीं कर रहा। आइदर ये ओवरलैप होगा या ये ओवरलैप होगा, लेकिन इस तरह का ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस एक चीज का ध्यान रखना होगा। तो हम लोगों का इस बार ये ऑर्बिटल काम का नहीं है, लेकिन हम लोग डीजेड स्क्वायर तो यूज कर सकते हैं। इस एक्सिस के अलोंग हम लोग का डीजेड स्क्वायर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये आराम से ओवरलैप करेगा, यहाँ का पार्ट कॉमनली ओवरलैप करके आराम से बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकता है। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे केवल डीजेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, मान लो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, बट पाई बॉन्ड कैसे बोले थे हम लोग, साइड वाइज ओवरलैप से। अब अगर साइड वाइज ओवरलैप में मान लो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल मान लो वाई एक्सिस पे है, तो दूसरे ऑर्बिटल्स के दो लोब ऊपर और नीचे होने चाहिए। जैसे पाई बॉन्ड बनना था तो एक पार्ट ऐसा ओवरलैप किया, एक पार्ट ऐसा ओवरलैप किया, तो पी ऑर्बिटल के दो लोब्स के सामने दूसरे ऑर्बिटल का दो लोब होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले तो दिक्कत ये होगा कि एक लोब ऐसा है एक लोब ऐसा, दो तो पैरेलल में है, लेकिन इसके ओवरलैप के बीच में ये पार्ट आएगा, है ना, कि बीच में एक मुंडी घुसा हुआ है, कहाँ से उसको एडजस्ट कर पाएंगे हम लोग। मतलब तब जब तक ये ओवरलैप करेगा तब तक ये बीच में नजदीक आने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से एक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये बीच वाले पोर्शन के रहने की वजह से इन दोनों का ओवरलैपिंग या ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस केस में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर पा रहा। अगर इसी की जगह पे हम लोग डी एक्स वाई ले लें, मान लो ऐसा ऑर्बिटल ले लें, तो ठीक है, ये पार्ट इससे ओवरलैप किया, ये पार्ट इससे ओवरलैप किया, आराम से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मान लो अगर हम लोग के पास पी एक्स ऑर्बिटल होता तो पी एक्स ऑर्बिटल में भी कोई परेशानी नहीं अपने को। अगर हम लोग डी एक्स वाई लेके ही चले तो डी एक्स वाई वाले पार्ट में ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स जेड में भी सिमिलर टाइप का ओवरलैपिंग लेते हुए चल सकते हैं हम लोग। तो ओवरलैपिंग के लिए पैरेलल ऑर्बिटल या हेड ऑन ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, बीच में किसी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पार्ट और डी जेड स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा, पाई नहीं बना पाएगा।
और DXY, DYZ और DXZ वाला पार्ट पाई बॉन्ड बना पाएगा, सिग्मा नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं होते, उससे 45 डिग्री एंगल पे होते हैं। इस एक पॉइंट का बहुत ही मस्ट हम लोग को ध्यान रखना होता है और थोड़ा बहुत इमेजिनेशन की जरूरत है, बट उसको ऐसा समझना, जब भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का पार्ट आएगा ना तो अपने हाथ को यूज किया करना। मतलब हाथ वाले पार्ट में एक को एक्स एक्सिस मान लिया, एक को वाई एक्सिस मान लिया, फिर ये ऑर्बिटल मान लिया। मान लो जैसे ये ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो दोनों सामने सामने ओवरलैप किया, मतलब हेड ऑन ओवरलैप हो गया, सॉरी पैरेलल में साइडवेज ओवरलैप हो गया। दोनों इस तरीके से ओवरलैप किया, इसका मतलब ऐसा ओवरलैप किया तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। अगर हम लोग DXY लेके चल रहे हैं तो ऐसा एक DXY का एक लोब आ गया, दूसरे DXY का एक लोब आ गया, ऐसा ओवरलैप हुआ। कभी भी ये और ओवरलैप नहीं हो पाएगा अगर इस तरह का ऑर्बिटल हुआ। ऊपर भी ऐसा रहेगा, मतलब 90 डिग्री है, बट अगर इस तरह का ओवरलैप हो तो ऐसा ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। आइदर ये ओवरलैप पॉसिबल है या फिर ये ओवरलैप पॉसिबल है, ऐसा कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। आगे के डायग्राम से हम लोग मेंशन भी करेंगे इस तरह के चीजों का, थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज को। बाकी कुछ कुछ पार्ट्स इसमें ऐसे होंगे जिसको हम लोग जैसे जैसे डिस्कशन करते जाएंगे वैसे वैसे तुमको अपने आप इसका डायग्राम क्लियर होता चला जाएगा, बट ये थ्योरेटिकल पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने का है। इन दोनों पॉइंट्स के बाद कि एस ऑर्बिटल वाला पार्ट नॉन डायरेक्शनल होता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, डीजेड स्क्वायर वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड बना सकता। चलो ठीक है, अगला पॉइंट नोट डाउन करो। सर हाँ, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? तुमको क्या लगता है बना पाना चाहिए क्या? नहीं बना पाना चाहिए सर। तो नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाना चाहिए? सर क्योंकि लोब नहीं है उस तरह से। लोब नहीं है क्योंकि डीजेड स्क्वायर जेड डायरेक्शन में है। जैसे उसको ऐसा समझो, मतलब मेरा हाथ है मान लो, तो इस हाथ वाले पार्ट में यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, सॉरी ये वाई ले लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्स ले लेते हैं, तो ये एक्स वाई डायरेक्शन हो गया। और जेड डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक पेन है जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अगर इसको हम ऐसा घुमाएं तो ये जेड डायरेक्शन होगा, ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाया क्योंकि एक्स वाई का जो लोब है ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट है। जिसको ऐसा घुमाए तो ऊपर नीचे तुम्हारे तरफ और मेरे तरफ है, और ये जो लोब है जेड वाला पार्ट ये किसी भी तरफ नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे कोई लोब नहीं है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो पाएगा। इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे ऐसा पेन ले लिया करना दो और उसको ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख लेना। तो जैसे यहाँ से डी ऑर्बिटल बन जाएगा, मतलब दो पेन हम ले रखे हैं, इन दोनों पेन को हम एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख के बिल्कुल सेंटर पॉइंट ज्वाइन करा के तो एक डी ऑर्बिटल बन गया। और दूसरा एक और पेन लो, मेरे पास पेन तो नहीं दिख रहा, हाँ है मेरे पास पेन, जैसे एक और पेन लिया, अब इसका ओवरलैपिंग करा रहा है, तो इस पेन का अगर ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो ऐसा ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, ये ओवरलैपिंग हो सकता है या फिर ऐसा ओवरलैपिंग हो सकता है, बट ऐसा बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, इधर साइड से ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। ऐसा डायग्राम इमेजिन करके आराम से देख सकते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट नोट करना है, जो नोट करो थर्ड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, एक्चुअल में सारा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंस overlapping of orbitals takes place, since overlapping of orbitals takes place along the internuclear axis, along the internuclear axis, और ब्रैकेट में लिख लेना, between the nucleus in sigma bond, in sigma bond, therefore the repulsion between, yet the internuclear repulsion will be lower। इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन का मतलब शायद समझ में आ रहा होगा, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्शन तो होगा ही होगा। इस चीज को हम लोग इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन आराम से बोल सकते हैं। तो दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस वाले पार्ट होंगे उनका रिपल्शन कम होगा। जैसे उसको ऐसा समझो,
ये दो एटम्स वाले पार्ट हैं, अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो उस केस में हम लोग का हेड ऑन ओवरलैप होने की वजह से जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी दोनों न्यूक्लियस है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर हो गया। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहने की वजह से दोनों पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन कम होगा। जबकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होता तो है बट ऊपर और नीचे होता है, तो बीच में न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस भी कम हो गया और कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन वाला पार्ट थोड़ा हाइयर रहेगा। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन हाइयर है, इसका मतलब हम लोग का स्टेबिलिटी वाला पार्ट कम हो जाएगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट कम हो जाएगा। उसमें एक छोटा सा पॉइंट होगा, उस चीज की बात करेंगे हम लोग। अभी के लिए पॉइंट आगे नोट डाउन करो। इसी का पॉइंट में आगे पॉइंट नोट कर लो, इसी का पार्ट। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये ऊपर वाले ही पॉइंट का एप्लीकेशन है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन घट गया तो इस केस में जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो चीज थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। अब उसमें एक छोटा सा सवाल कोई पूछ सकता है कि सर डबल बॉन्ड में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो उसको ऐसा समझो कि पहले सिग्मा बॉन्ड बना तब पाई बॉन्ड बना, तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ तो बराबर है और पाई बॉन्ड कुछ नहीं तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ तो डाल ही रहा है, तो इसीलिए पाई बॉन्ड का मतलब दो बॉन्ड हो गया। अगर दो बॉन्ड है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट एक सिग्मा बॉन्ड को अगर एक पाई बॉन्ड से कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट मेंशन कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसमें यहाँ पे ही कर लो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और उसमें पॉइंट नोट डाउन कर लेना, डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप। डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप। इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप अलग चीज है, एरिया ऑफ ओवरलैप अलग चीज है। ज्यादा ओवरलैप होने का मतलब ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होगा, ये सही चीज नहीं होगा। फिर से बोल रहे इस चीज को, जैसे मान लो अगर एक पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल में भी हम लोग 3p और 3p लेके चलते हैं, तो एक 3p ऑर्बिटल जब दूसरे 3p के साथ ओवरलैप करेगा तो ये कॉमन एरिया ज्यादा निकल के आएगा। मतलब एरिया ऑफ ओवरलैप, हम लोग एरिया ही बोल रहे हैं, होना तो वॉल्यूम चाहिए क्योंकि 3 डायमेंशनल चीज है, बट एरिया बोलते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग 2p ओवरलैप लेके चले तो 2p ओवरलैप में एरिया ऑफ ओवरलैप कम होगा, लेकिन इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप का मतलब है कि कितना इफेक्टिव ओवरलैप है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप उतना ही कम होगा। एरिया ऑफ ओवरलैप तब ज्यादा बेटर होता है या फिर ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होता है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप का बेसिक मतलब ये है कि हम लोग कोई भी ओवरलैप हो रहा है उसकी कितना स्ट्रेंथ है, इस तरह की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वहाँ रोल प्ले करेगा, उसके बाद ऑर्बिटल्स का साइज भी रोल प्ले करेगा। एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा होना इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा, ये कोई रूल नहीं है। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैप उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसी में एक छोटा सा पॉइंट हम लोग मेंशन किया करते हैं, जो नोट करना है तुम लोगों को, नीचे नोट डाउन कर लो। इफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर लो, इफ द internuclear distance is same, then
मेंशन करते जाना। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, पीपी ओवरलैप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर उसके बाद एसपी ओवरलैप, और सबसे लास्ट में हम लोग एसएस ओवरलैप की बात करते हैं। लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट सेम है, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला पार्ट सेम है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो ऑर्बिटल्स का साइज नियर बाई सेम रहेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहेगा, तब अपना काम हो जाएगा। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है तब उस केस में पीपी ओवरलैप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, फिर एसपी, और सबसे कम में एसएस। उसके पीछे एक रीजन है और ये चीज शायद याद होगा। अगर हम लोग साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं तो साइज ऑफ ऑर्बिटल वाले पार्ट में एफ ऑर्बिटल का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर डी वाले पार्ट का, फिर उसके बाद पी वाले पार्ट का, और सबसे छोटा साइज एस ऑर्बिटल का होता है। तो अगर मान लो कि हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि हम लोगों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि हम लोग, एक मिनट, मान लो हम लोगों का एक ऑर्बिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉरी एक एक्सिस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग का एक्सिस वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करके चलना शुरू किए तो इस केस में हो सकता है कि हम लोग का, एक मिनट, अरे यार, ऐसा क्यों हो जाता है भाई। हाँ, मान लो अगर हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं कि हम लोग का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट सेम है, तो एस एस ऑर्बिटल का साइज सबसे हम लोगों का छोटा होगा, एस पी ऑर्बिटल वाले पार्ट, सॉरी पी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा होगा, डी ऑर्बिटल वाले पार्ट का साइज और बड़ा होगा, और एफ ऑर्बिटल तो सबसे बड़ा होगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग करा रहे हैं, जिसमें एक ओवरलैपिंग हम लोग एस एस ऑर्बिटल का करा है, तो एस ऑर्बिटल वाले पार्ट का साइज सबसे छोटा होगा, ये हम लोग को मालूम है। तो ऐसा कंसिडर करके चल लेते हैं कि एस ऑर्बिटल कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, और उसके अलावा दूसरा एक और एस ऑर्बिटल वाला पार्ट होगा जो सिमिलर टाइप का है, ऐसा ही एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का ये ओवरलैपिंग एरिया आ गया। दूसरा हम लोग एस ऑर्बिटल सेम लेके चल लेते हैं, मान लो यही एग्जैक्टली एस ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हम लोग के बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लोग यूज करके चल रहे हैं। अरे एक मिनट यार, चलो, हाँ, अगर मान लो यही एस ऑर्बिटल हम लोग का नीचे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम साइज का एस ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके अलावा हम लोग एक पी ऑर्बिटल ले लेते हैं यहाँ पे, तो पी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। अगर पी ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो इसके इसमें जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो थोड़ा ज्यादा निकल के आएगा। उसके बाद इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम रहते वक्त या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहते हुए, इसलिए सबको एक ही लाइन पे डाल दिया है क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सब में बराबर बराबर निकल के आ गया। अगर हम लोग पी ऑर्बिटल लेके चले केवल, तो उस केस में जो पी ऑर्बिटल वाला पार्ट है उसमें ओवरलैपिंग का एरिया सबसे ज्यादा निकल के आएगा। तो अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एरिया निकल के आएगा उतना अच्छा है, मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होने के बाद, तो इस वजह से अगर हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को फिक्स रखते हैं या सेम रखते हैं, तो पी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा होने की वजह से जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ज्यादा निकल के आएगा, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप ज्यादा निकल के आएगा। एसपी वाले पार्ट में एरिया थोड़ा कम और एसएस वाले पार्ट में एरिया सबसे कम निकल के आएगा। इस एक छोटे सा पॉइंट का ध्यान रखना होता है। ऑल्दो एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि ये बहुत एब्सर्ड कंपैरिजन है, क्योंकि जब हम लोग अलग अलग एटम्स की बात करते हैं तो उन अलग अलग एटम्स में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स हो ही नहीं पाता है। हम लोग अगर अलग अलग बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करें तो H2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई निकल के आ जाता है, जबकि इसमें SS ओवरलैप होता है। कैसे ओवरलैप होता है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली हाई होता है क्योंकि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, उसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए कुछ कमेंट करना होता है, इसीलिए हम लोग इस पार्टिकुलर एक ऑर्डर की आराम से बात कर सकते हैं। नोट कर लो अभी के लिए ऑर्डर।
और इस डायग्राम को नोट करने के बाद हम लोग पाई बॉन्ड वाले पार्ट का डिस्कशन भी आराम से कर सकते हैं। उसका भी रीजन सेम है, इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप, और उसमें हम लोग तो ऑर्डर भी याद रख सकते हैं। 2p ऑर्बिटल के हिसाब से जो पाई बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। फिर उसके बाद हम लोग 2p 3d ऑर्बिटल की बात करते हैं, फिर 2p 3p ऑर्बिटल की बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग 3p 3p ऑर्बिटल। ऑल्दो ये सब अपने काम का नहीं होता, लेकिन चलो ठीक है, ये सब ऑर्बिटल लेके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेनली हम लोग यहाँ तक के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। लास्ट क्लास में शायद कोई एक सवाल पूछा था, हमको ध्यान नहीं है कौन ये सवाल पूछा था कि सर P2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या, मतलब P डबल बॉन्ड P नहीं बन सकता क्या, P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बन सकता क्या? कौन पूछा था ये सवाल? कोई भी एक आदमी बताओ। सर हम हाँ, तो बोले थे लास्ट क्लास में कि इस चीज का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। PP डबल बॉन्ड या PP ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा, उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग का यहाँ तक का पाई बॉन्ड इफेक्टिवली बन पाता है, बट इसके आगे का पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। कैसे वो पाई बॉन्ड डिस्कशन करेंगे, हम लोग आते हैं उस चीज पर। अभी के लिए केवल नोट करो इस चीज को कि हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो उस केस में पहले तो 2p है, क्योंकि 2p का मतलब n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे छोटा है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे छोटा होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ 3, यहाँ भी 2 और यहाँ 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पहले D आ गया फिर P आ गया। जबकि अभी ऊपर डिस्कशन किए थे साइज वाले पार्ट में कि हम लोग का D ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू P ऑर्बिटल। तो अगर D ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो उसका ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव क्यों हो गया, उसके पीछे एक रीजन है। अगर हम लोग P ऑर्बिटल लेके चलते हैं 2p और इसका ओवरलैपिंग कराते हैं 3p ऑर्बिटल के साथ, तो 3p ऑर्बिटल 2p से बड़ा होगा। 2p का साइज सेकंड ऑर्बिटल, ये सेकंड सबशेल के बराबर, शेल के बराबर होगा। 3p का साइज बड़ा होगा। अगर इन दोनों को ओवरलैप करना है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा बेंड होकर के आराम से ओवरलैप करना पड़ेगा। अगर हम लोग 2p और 3d की बात करते हैं तो 2p और 3d में d ऑर्बिटल का साइज भले ही बड़ा है, बट ऑर्बिटल पहले से बेंड है। तो बेंड होने की वजह से ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल आराम से ओवरलैपिंग वाला पार्ट कैरी आउट कर सकता है, ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग कैरी आउट कर सकता है। यहाँ पे उतना इफेक्टिवनेस निकल के नहीं आ पाएगा। इस वजह से इस पार्टिकुलर पॉइंट का हम लोग को पार्टिकुलरली ध्यान रखना होता है कि हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ध्यान रखते हैं, बट इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप में 3D पहले से ओरिएंटेड होने की वजह से ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप कर पाता है, जबकि 3p वाला पार्ट उतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पाता है। करता है, बहुत इफेक्टिव नहीं करता, करता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 2p 3d ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप निकल के आता है। पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऑर्डर में ये पार्ट ध्यान रखना होगा। और इसके नीचे मेंशन कर लेना यहाँ वाले पार्ट के आगे, वेरी इनइफेक्टिव ओवरलैप। very ineffective overlap. और इस चीज को नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग और कुछ कुछ पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट्स तो मेंशन करा दिया, स्ट्रेंथ मेंशन करा दिया, सिंस ओवरलैपिंग हो चुका। ओके, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड मेंशन कर दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, 5वां पॉइंट। ये पॉइंट ऑल्दो हम लोग अभी तो यूज नहीं करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमरिज्म में यूज करेंगे, बट पॉइंट ध्यान रखना होता है, सिग्मा बॉन्ड has cylindrical symmetry. Sigma bond has cylindrical symmetry. Therefore, bond rotation takes place without disturbing the strength of the sigma bond.
सिग्मा बॉन्ड में सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है, इसके वजह से बॉन्ड रोटेशन हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, पहले इसको आराम से एक्सप्लेन करते हैं एक पेन के थ्रू। जैसे मान लो अभी तक मालूम पड़ गया कि हम लोग का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है, ऐसा हेड ऑन हो गया। अब अगर मान लो कि हम अपना एक हाथ बिल्कुल फिक्स रख रहे हैं और दूसरे हाथ को हम रोटेट करते जा रहे हैं, पेन है ये रोटेट होते जा रहा है एक हाथ को फिक्स रख के, तो ये रोटेशन तो होता चला जा रहा है, मतलब हम लोग का ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे एटम के ऑर्बिटल को रोटेट करते जा रहे हैं, एक एटम को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करते जा रहे हैं। ये रोटेशन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग एक पेन को देखेंगे तो पेन एक सिलेंडर के जैसे शेप में होता है, तो सिलेंडर के शेप में होने के वजह से, और सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं, जैसे अगर मान लो एक पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल किसी दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया, तो हम लोग आराम से इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को ज्वाइन करने वाला लाइन, मतलब ये जो ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट है, आराम से हम लोग इस ऑर्बिटल वाले पार्ट को एक सिलेंडर के अंदर प्लेस कर सकते हैं, और वो जो सिलेंडर वाले पार्ट का एक्सिस होगा, मतलब ये सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, हम लोग आराम से सिलेंडर के एक्सिस को ही उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे अलाइन कर सकते हैं। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब है कि उसको हम लोग एक सिलेंडर के अंदर आराम से डाल सकते हैं। ऐसा मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, स्पेशली जो बायो वारफेयर सब जो होता है ना, ऐसे वायरस वायरस टाइप का, तो उसमें दिखाता है एक सिलेंडर में वो वायरस को ऐसा डाला जाता है, सिलेंडर को डाला जाता है, तो हम लोग सिलेंडर में दूसरी चीज को डाल रहे हैं, बेसिकली सिलेंडर में एक ऑर्बिटल को डाल रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल वाला पार्ट बिल्कुल एक सिलेंडर के अंदर आराम से फिट हो जाएगा, और उस सिलेंडर का जो एक्सिस है वही तुम्हारे उस ऑर्बिटल का एक्सिस निकल के आएगा। इस चीज को सिलिंड्रिकल सिमेट्री बोल सकते हैं। एक ऑर्बिटल को फिक्स रख के दूसरे को अगर रोटेट भी कराते हैं तो बीच के इस एरिया पे, मतलब ओवरलैपिंग वाले एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब तक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है, ओवरलैपिंग का एरिया फिक्स है, तब तक बॉन्ड डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी बॉन्ड रोटेशन के वजह से हम लोग का एक आइसोमरिज्म डेवलप होता है। उस आइसोमरिज्म वाले पार्ट को जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, फिर वहां पे चीज पॉइंट में आराम से कंसिडर किया जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड में सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है, इसलिए बॉन्ड रोटेशन होगा, और बॉन्ड रोटेशन वाले पार्ट में हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नोट कर लो इस पॉइंट को। इसको नोट डाउन करने के बाद एक और पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये पॉइंट अभी के लिए रट के रखना, बाद में इस चीज का लॉजिक समझाएंगे, और ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर से आएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड एक्सेप्ट, इसको क्योंकि एक्सेप्शन है तो इसको अलग कलर के पेन से लिखा करो तो ज्यादा बेटर है। अगर ग्रीन पेन से लिख लो तो एक्सेप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कुछ यूनिक पॉइंट्स अलग होता है और कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट एकदम बिल्कुल यूनिक अलग रहता है, उसको याद रखना ही रखना होता है। एक्सेप्ट बेंजाइन, बेंजीन का मतलब तो सबको मालूम पड़ गया, बेंजाइन का मतलब बता देते हैं। बेंजीन का मतलब ईन, अल्कीन, बेंजाइन वाले पार्ट में अल्काइन दिख रहा है तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका फॉर्मेशन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है। तो अभी के लिए हम बस यहाँ पॉइंट एक मेंशन कर रहे हैं, इस पॉइंट को रिपीट करेंगे हम लोग बाद में। ऑर्बिटल वाले पार्ट में हम लोग का जो अंदर का 3 पाई बॉन्ड है, ये जो ब्लू वाले बॉन्ड्स है, ये 3 पाई बॉन्ड्स वाले पार्ट 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से होंगे। 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से क्यों बोल पा रहे हैं हम, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 2p के अलावा कोई ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता जो पाई बॉन्ड बनाएगा। और प्योर ऑर्बिटल चाहिए, मतलब s तो बना नहीं सकता पाई बॉन्ड, p ऑर्बिटल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो भी p ऑर्बिटल केवल सेकंड पीरियड में है, तो इसीलिए अभी बोल दिया 2p। आगे पता चलेगा कि 2p बनाता है कि 3p बनाता है, कैसे डिसाइड करेंगे। बट जो तीसरा पाई बॉन्ड है इसको हम किसी दूसरे पेन से डिनोट कर देते हैं। जो तीसरा पाई बॉन्ड वाला पार्ट है यहाँ पे, ये तीसरा पाई बॉन्ड वाला पार्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। अभी के लिए बस ये टर्म ध्यान रखना है, और जब दोबारा रिपीट होगा तब तक ये तुमको मालूम पड़ चुका होगा कि ऐसा हम लोग कैसे डिस्कस कर पा रहे हैं। नोट कर लो।
और कोई पॉइंट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड जो ध्यान रखने लायक हो? नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड तो मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, और तो कोई पॉइंट ध्यान रखने लायक नहीं है। तो ठीक है, अगर ध्यान रखने लायक नहीं है तो इसी पॉइंट के बाद हम लोग डिस्कशन यहाँ पे खत्म करते हैं। कुछ होमवर्क है जो तुम लोग आज होमवर्क के लिए देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थियोरी ऑफ बॉन्डिंग वाला पार्ट जब शुरू करेंगे तो उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो उसमें कौन कौन से टाइप के ओवरलैप पॉसिबल है, कौन से नहीं है, इस चीज का डिस्कशन होगा। तो तुमको ज्यादा इंसाइट मिलेगा पाई बॉन्ड कब बनेगा, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, कैसे बना रहे हैं हम लोग, क्या क्या ऑर्बिटल्स का ध्यान रखना है अपने को, वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पी डबल बॉन्ड पी, पी ट्रिपल बॉन्ड पी क्यों नहीं बनता, इससे रिलेटेड एक बड़ा सिंपल सा सवाल होगा। N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों, इस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अपने क्वेश्चन वाले पार्ट में जो पहला बुकलेट है, सब्जेक्टिव वाला बुकलेट, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 5, 6, 7, 8, 9 सब लेविस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बनाना ही बनाना है सब सवाल। इसको जितना प्रैक्टिस करो लेविस स्ट्रक्चर को, उतना ये चीज अच्छा होता चला जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दो एटम के बीच में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो एटम के बीच में बाकी बचे हुए बॉन्ड्स हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर, अभी तो ये चीज नहीं बना सकता, ऑल्दो तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है ना। अच्छा, एक दो लोगों को शायद हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं मालूम है, चलो ठीक है, अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फिर से बता देंगे, अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट, बी पार्ट, केवल ए और बी, 33 नंबर का ए और बी पार्ट। पाँच मिनट रुक जाइए। टी पाई डी पाई तो नहीं कर सकते हम लोग, SnCl2 SnI2 नहीं कर सकते, चलो ठीक है। बुकलेट 1 में तो इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग बुकलेट 2 में, पार्ट 2 में इधर तो हो ही चुका है सब। हाइपरवैलेंट कंपाउंड इज क्वेश्चन नंबर 18, 19 बुकलेट 2 में। इस चीज को दिमाग लगा के देखना 21 को, ऑल्दो इस चीज को हम लोग, अरे विशाल सर मेरा लॉग आउट क्यों हो गया इसमें? जूम लॉग आउट हो गया है क्या? एक मिनट, हेलो, आवाज आ रहा है सबको? हेलो यार, मेरा जूम लॉग आउट दिखा दिया इधर सिस्टम में। अच्छा, हम फोन में काम कर रहे हैं ना, ओके, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 21 में दिमाग लगाना, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑल दो, बट दिमाग लगाना थोड़ा, एक बार अच्छे से दिमाग लगाना, बहुत मजा आएगा। थोड़ा इमेजिनेशन की चीज है बट मजा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आज बता दिया है सारे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी पॉइंट आज बता दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जब घटिया घटिया सवाल है, बस जिंदगी में सब जान लेना है एक बार, उसके बाद भूल जाना है। कभी हो सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट से सवाल आ जाए, जो नोट में पॉइंट लिख पाए उससे सवाल आएगा, बाकी पॉइंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा अपनी जिंदगी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बचता है जी कुछ,
वैकेंट ऑर्बिटल टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन तो भी नहीं दे सकते, वेस्पर थ्योरी भी नहीं दे सकते, एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं शायद, नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी वही चल रहा है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर अभी तो नहीं दे सकते, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड अगला पीरियड का लिंक आ गया है, क्या हो गया? अगला पीरियड का लिंक आ गया है। अभी तो 5:10 से आएगा ना जी, इतना जल्दी कैसे हो गया? आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 242, रुक जाओ, आराम से ज्वाइन कर लेना, उसी लिए लॉग आउट हुआ है वो शायद से, मेरा लिंक जो है लॉग आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 242 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 237 ट्राई करना है, ये हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी तुम्हारा काम है ढूंढ के इसको ट्राई करना। 237 क्वेश्चन नंबर 231, मल्टी सेंटर्ड एटम में ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग इन सब चीजों का। उसके बाद 248, 250, ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग को मालूम नहीं है, एक सवाल रह गया। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, पहले इतने क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। एक बार थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए, थर्ड पॉइंट कौन सा है? बताओ भी अंशिका, एक बार थर्ड पॉइंट कौन सा? सर वो इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन विल बी लोअर वाला। इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन लोअर होगा, अच्छा ओके, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो अगर हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं, तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोगों का साइड वाइज ओवरलैप होगा, ऐसा हम लोग बोल के चल रहे हैं। और एक मिनट, मान लो अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं पी ऑर्बिटल में, तो ये सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जो दोनों न्यूक्लियस है इसके बीच में रिपल्शन तो होना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बट बीच में क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो रिपल्शन वाले फैक्टर में थोड़ा कमी आएगा, क्योंकि बीच में कुछ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली। बट अगर पाई बॉन्ड बना, मतलब साइड वाइज ओवरलैप हुआ, तो दोनों का न्यूक्लियस नजदीक भी है और बीच में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन वाला पार्ट थोड़ा हाई होगा। और रिपल्शन अगर हाई है तो ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, रिपल्शन हाई है तो अनस्टेबिलिटी हाई है, अनस्टेबिलिटी हाई होगा, मतलब रिपल्शन है तो एटम दूर जाना चाहेंगे, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होना चाहेगा। बॉन्ड बना के रखेगा क्योंकि उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में और ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रह पा रहा है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। समझ आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा लेट हो गया क्लास छोड़ने में। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा आराम से पूछते हैं ना, क्वेश्चंस ट्राई करके आना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। चलो ओके, बाय बाय।